ये सी से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि एल्गोरिदम के बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में और वेरियस टेक्निक है जो प्रोग्रामिंग के, उसके बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम क्या होता है? जैसा कि पिछले टर्न पे आप लोग बताया गया था कि जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के स्टेप होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल 6 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम डिजाइन, कोडिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस था। जो हमारा एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट है ये बेसिकली किसके पार्ट हैं? प्रोग्राम डिजाइन के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम एक्चुअल में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं उसका अगर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखें तो उसको क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम किसी उद्देश्य से बनाएंगे तो सबसे पहले उसकी डिजाइन करते हैं। जैसे मान लो हमें चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि चाय के बनाने से पहले हम चाय में जितनी यूज होती है सामग्री उसको इकट्ठा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? गैस चालू करेंगे, उस पर हम जो चाय का पैन है उसको रखेंगे, फिर दूध डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे और गैस जलाएंगे इत्यादि। ये सब क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसी को क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा चाय पक के तैयार हुआ, मतलब एक सॉल्यूशन मिल गया। तो उसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग भाषा में बोलें तो प्रोग्राम क्या है कि किसी 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 प्रॉब्लम का सलूशन है हो किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बनाया जाता है। तो जो एल्गोरिदम है वो किस पे आधारित है? प्रोग्राम पे आधारित है। ये कब यूज होता है? प्रोग्राम के डिजाइनिंग फेज में यूज होता है। इसी एल्गोरिदम से ही हम किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिजाइन कर पाते हैं कि वो प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअल में वो क्या होता है? एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा एल्गोरिदम क्या होता है। तो जो एल्गोरिदम है हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम क्या होना चाहिए कि हमें समझने में आसानी होना चाहिए, शार्ट होना चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए। ये सब होना चाहिए एल्गोरिदम के रिगार्डिंग। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिदम मतलब क्या है कि जो एल्गोरिदम हम बना रहे हैं उसमें ये सब प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्या है? नॉन एम्बिग्यूटी। मतलब अगर हम कोई एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं तो एल्गोरिदम का कोई भी स्टेप नॉन एम्बिगियस होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए जो समझने में आसानी हो। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में। एल्गोरिदम की दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? मल्टीप्लिसिटी है। अगर हम कोई एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम एल्गोरिदम क्यों डिजाइन कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोग्राम के डिजाइनिंग फेज में होता है। तो समझाने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं? एल्गोरिदम की डिजाइन करते हैं। तो अगर जो कोई एल्गोरिदम है उसके बाद हम क्या करते हैं? उसी एल्गोरिदम के आधार पे हम क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जैसे सी में कर दिए, C++ में किए, PHP में कर दिए, जावा में कर दिए, पाइथन में कर दिए। ये सब क्या किसी भी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। तो अगर हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, मतलब हर एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सूटेबल होना चाहिए। जैसा कि लिखा गया है, द सेम एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू सेवरल डिफरेंट वेज। मतलब क्या है कि एक ही एल्गोरिदम, मतलब कोई एल्गोरिदम को बहुत तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन वी कैन राइट इन सिंपल लैंग्वेज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, or we can write the form of pseudo code.
Similarly, for the solving the same problem, we can write several different algorithm. किसी भी मतलब प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम एल्गोरिदम कई तरीके से लिख सकते हैं। ये क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी होती। तो हमें लगता है कि मल्टीप्लिसिटी समझ में आ गया होगा। तो मल्टीप्लिसिटी अगर हम मतलब उसी या तो इंग्लिश के सीक्वेंस में लिखें या तो सीडोकेट में जो हमारे लिए प्रेफरेंस हो। अगर हम मान लो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सोचेंगे कि सिंपल से सिंपल एल्गोरिदम उसका लिखें। तीसरा प्रॉपर्टीज है स्पीड। मतलब कोई भी अगर हम डिफरेंट किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को हम डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही तो एल्गोरिदम है। तो अगर हमें किसी एक प्रॉब्लम पे बात करना है तो हम डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, मतलब डिफरेंट वे में हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी एल्गोरिदम होगा उसकी हम उसी एल्गोरिदम को कंसीडर करेंगे जिसकी स्पीड हाई हो। तो हम हर एक एल्गोरिदम को नहीं यूज करेंगे। जो एल्गोरिदम हमारे अकॉर्डिंग सूटेबल होगा, हमारे हिसाब से इफ़िशिएंट होगा, उसी एल्गोरिदम को हम लिखेंगे। मतलब ऐसा एल्गोरिदम हम चूज करेंगे जिसकी स्पीड हाई हो। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास किसी दो नंबर को ऐड करने का एक एल्गोरिदम लिखना है। तो जो एल्गोरिदम हम लिखते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है कि स्टॉप करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? दो नंबर लेना पड़ेगा, दो नंबर रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट है, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? स्टार्ट है। उसके बाद स्टेप टू क्या है कि हम दो नंबर को रीड करेंगे जिसको हमें ऐड करना है। फिर क्या है? तीसरा स्टेप है कि हम जो नंबर रीड किए हैं उसी का सम करना है। तो क्या है कि हम इसको एक सम वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दोनों का सम, स्टेप नंबर 3 में। फिर जब अगर हमें सम प्राप्त हो गया तो क्या करेंगे? हम उसको डिस्प्ले करेंगे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप क्या है? स्टॉप है। अब देखिए यहाँ तो पहला स्टेप और पांचवा स्टेप क्या है? स्टार्ट और स्टॉप है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम कहीं से डाटा को रीड कर रहे हैं। और तीसरा स्टेप क्या है कि उस जो डाटा हम रीड किए हैं उस पे अब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हम अपना जो काम है उसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मान लीजिए दो नंबर को हमें ऐड करना है तो क्या कर रहे हैं? इस दो नंबर को ऐड करने का एक फार्मूला लिख रहे हैं। फिर चौथा स्टेप क्या है कि जो हमें सम प्राप्त हो गया उसी को डिस्प्ले कर रहे हैं। फिर लास्ट स्टेप स्टॉप है। आई होप समझ में आ गया होगा कि एक सिंपल एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं। ये था सबसे सिंपल एल्गोरिदम, दो नंबर को ऐड करने का एल्गोरिदम था। अब हम दूसरा एल्गोरिदम समझते हैं। मान लीजिए हमें तीन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए एक एल्गोरिदम लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टार्ट होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम कोई तीन नंबर रीड करेंगे। मान लीजिए वो नंबर क्या है? ABC है। फिर तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे? हम पूरी प्रोसेसिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रोसेसिंग में? मान लीजिए मेरे पास क्या है कि तीन नंबर कुछ इस टाइप से हैं कि मान लीजिए क्या है कि A है, B है, C है। A है, B है और C है। A की वैल्यू क्या है? 5 है। B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू 4 है। मान लीजिए इनमें कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? मान लो ये नंबर ना दिया होता तो कैसे कंपेयर करते हैं? सबसे पहले हम A और B में कंपेयर करते हैं। अगर A बड़ा है तो हम डायरेक्ट A और C से कंपेयर करते हैं। दोनों में जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि हम A और B का कंपेयर कर चुके हैं ना।
तो बी अगर ए से छोटा है तो हमें दोबारा बी और सी में चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस मान लो बी बड़ा होगा, तो अगर बी बड़ा है तो मतलब ए छोटा है, तो अब बी और सी को आपस में चेक करेंगे। अगर मान लो बी बड़ा है तो सही है, अगर सी बड़ा है तो हमारा आउटपुट सी होगा। तो अब हमको इसी आधार पे हमें क्या लिखना है, एक एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम का सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि स्टार्ट होगा। फिर दूसरा क्या है कि हम 3 वेरिएबल रीड कर रहे हैं। मान लो वो वेरिएबल क्या है, ए बी सी है। तो सबसे पहला कंडीशन हम लगाते हैं इफ़ ए ग्रेटर देन बी, कि मतलब ए बी से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, ए और सी में चेक करेंगे। तो उसके अंदर ए और सी को चेक किए, फिर अगर ए ग्रेटर देन आ गया सी से तो हम क्या करेंगे कि हम डिस्प्ले करवा देंगे कि ए इज लार्जेस्ट नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो मतलब इसका क्या है कि सी बड़ा है। तो सी बड़ा है तो एल्स वाले पार्ट में क्या हम डिस्प्ले करवा देंगे कि सी इज लार्जेस्ट नंबर। ये तो होगा कि जब ए बड़ा था, ये बड़ा होने पे हम ये कंडीशन चेक किए। तो इस कंडीशन को चेक करने के बाद 2 शर्त निकल के आया कि अगर ये बड़ा है तो ये होगा, अगर ये छोटा होगा तो ये होगा। अगर मान लो ये ए बड़ा ना होता, बी बड़ा होता, तो अब क्या होगा, बी और सी में कंपेयर होगा। तो हम इसको एल्स पार्ट में लिखे हैं। अगर ये बड़ा नहीं है तो मतलब इसका क्या है, बी बड़ा है। तो बी अगर बड़ा है तो क्या होगा कि बी और यहाँ बी और सी में कंपेयर अब होगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है। तो सबसे पहले हम बी और सी में कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर बी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, बी को डिस्प्ले करवाएंगे क्योंकि ये लार्जेस्ट नंबर है। अगर ये बी बड़ा नहीं है तो मतलब इसका क्या मतलब है कि सी बड़ा होगा। तो हम उसको एल्स पार्ट में सी को प्रिंट करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे कि लार्जेस्ट नंबर मेरा ये है। फिर सबसे आखिरी स्टेप क्या है, स्टॉप है। आई होप समझ में आ गया होगा दूसरा चलिए चलते हैं कि एक एल्गोरिदम और देखते हैं। मान लीजिए हमें 5 नंबर का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे कि उस 5 नंबर को रीड करेंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे कि उस 5 नंबर का सम निकाल के 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा, मतलब प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फिर चौथे स्टेप में क्या करेंगे, हम उस एवरेज को डिस्प्ले करवाएंगे। फिर सबसे लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम स्टॉप लिखेंगे। ये देखिए पूरा एल्गोरिदम आपके सामने जो दिख रहा है ये किसका है, एल्गोरिदम ऑफ एवरेज ऑफ 5 नंबर। ये पूरा उसका एल्गोरिदम है। दोबारा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि उस पाँचों नंबर को हम रीड करेंगे। मान लो वो 5 नंबर ABCDE है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब हम जो एवरेज निकालने का तरीका है उसको फॉलो करेंगे। तो क्या करेंगे, एवरेज निकल आएगा। फिर एवरेज को हम चौथे स्टेप में डिस्प्ले करवाएंगे। फिर 5वां स्टेप क्या है, हमारा स्टाफ है। तो अभी तक हम एल्गोरिदम समझ लिए और एल्गोरिदम को हम 3 एग्जाम्पल द्वारा भी समझा चुके। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या था कि हम 2 नंबर को ऐड करने, देखिए इस एल्गोरिदम में कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं हम लिख रहे हैं। लेकिन दूसरा एल्गोरिदम तो जो था उसमें क्या था कि 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर निकालने का एल्गोरिदम था। तो इसमें क्या हम कंडीशन लगा के उस सेंटेंस को लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि कंडीशन लगाने से ही हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो कंडीशनल बेस एल्गोरिदम था। तीसरा क्या था कि एवरेज निकालने का एक सिंपल 5 नंबर का एक
सिंपल एवरेज निकालने का एल्गोरिदम था। तो इस तरह से एल्गोरिदम को हम पूरा समझ लें। अब अगले पार्ट पे आते हैं जिसका नाम क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी क्या है कि एक तरह का टूल है। टूल का मतलब क्या होगा कि जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग में, अपने डिजाइनिंग फेज में, वो एक तरह का टूल ही है ना। तो फ्लो चार्ट का काम क्या है, फ्लो चार्ट का जैसा कि एल्गोरिदम का काम था कि डिजाइनिंग फेज में स्टेप बाय स्टेप क्या लिखते थे, प्रोसीजर लिखते थे किसी प्रॉब्लम के सलूशन को। उसी तरह क्या है, फ्लो चार्ट भी यूज होता है, लेकिन फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में सिर्फ बेसिक डिफरेंस ये होता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल होता है, जो हम मतलब फिगर के द्वारा शो करते हैं, ग्राफ के द्वारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का, सिंपल और कुछ नहीं। कि फ्लो चार्ट क्या है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो क्या यहाँ लिखा गया है, ये फ्लो चार्ट इज सिंपल ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप। तो मतलब क्या हुआ कि एल्गोरिदम का ही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इतना समझ में आ गया। अब जो हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं, उसी के द्वारा तो हम फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे। तो बेसिक में ये सब 5 बेसिक सिंबल यूज करते हैं। सबसे पहला ये क्या है, इलिप्स टाइप का है, जिसको कहाँ यूज करते हैं, स्टार्ट और एंड के लिए। फिर दूसरा है एरो। एरो किस तरह का यूज करते हैं कि लाइन को कनेक्ट करने के लिए। जैसे पहले स्टेप पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्या है, मतलब रीड कर रहे हैं तो तीसरा क्या, वो फिगर क्या है, तीसरा एक पैरेललोग्राम टाइप का है, मतलब चतुर्भुज टाइप का है, जिसका यूज क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर अगला सिंबल है रेक्टेंगल टाइप का, जिसको हम प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। फिर अगला है डायमंड टाइप का, जिसका यूज हम डिसीजन के लिए करते हैं। जैसा कि हम एल्गोरिदम नंबर 2 में देखते कि हमें कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ क्या यूज होगा, ये डायमंड टाइप का यूज होगा। तो अब हम जो फ्लोचार्ट है, कैसे हम फ्लोचार्ट डिजाइन करते हैं उसके बारे में समझने जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा वही एग्जाम्पल है कि 2 नंबर को सम करने का हमें फ्लोचार्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए हम पहला फ्लोचार्ट देखते हैं। पहला फ्लोचार्ट किसका बनाना है, मान लीजिए ये जो एल्गोरिदम था, सबसे पहला एल्गोरिदम, उसका हमें फ्लोचार्ट डिजाइन करना है। तो क्या करेंगे कि हम फ्लोचार्ट में सिंबल का यूज करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पेंट की तरफ, वहाँ हम पहले क्या करते हैं कि हम कंट्रोल एन दबा के न्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्या है, सिंबल कौन सा यूज करते हैं, स्टार्ट का। तो स्टार्ट में हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इलिप्स टाइप का सिंबल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे सिंबल को बना लेते हैं एक साथ, क्योंकि अगर बीच बीच में समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरे सिंबल को बना लेते हैं। ये किसके लिए होगा, स्टार्ट के लिए। फिर हमें क्या करना है, रीड करना है 2 नंबर को, तो इससे क्या होगा, रीड हो जाएगा। फिर अगला है कि प्रोसेसिंग के लिए, अगला है किसके लिए, डिस्प्ले के लिए। फिर अगला क्या है, स्टॉप के लिए यूज करेंगे। फिर बीच बीच में हम कनेक्टर लगा देते हैं। देखिए, कनेक्टर में थोड़ा सा और एरो बना देते हैं, अच्छा रहेगा।
अब देखिए सबसे पहला क्या है स्टेप मेरा स्टार्ट का है, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, स्टार्ट यहाँ लिख देते, स्टार्ट लिख देते, START स्टार्ट सबसे पहला स्टेप है। फिर क्या करेंगे कि हम 2 नंबर को रीड करेंगे। रीड करने के लिए हमें किस प्रकार का सिंबल चाहिए, कुछ पैरेललोग्राम टाइप का सिंबल चाहिए। देखिए इनपुट और आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस सिंबल को हम बनाते हैं। ये मेरा सिंबल, इसी को हम क्या करते हैं, इस टाइप से बना देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम इरेज कर देंगे थोड़े से पोर्शन को। लीजिए मेरा पूरा जो फ्लो चार्ट का सिंबल है पूरा हम पेंट में तैयार कर दिए हैं। अब सिर्फ हमें क्या करना है, डाटा लिखना है। डिज़ाइन मुझसे थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप कॉपी पे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। सिर्फ हम यहाँ समझा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट होगा। दूसरा स्टेप क्या है कि हम रीड करेंगे 2 नंबर को। तो क्या करेंगे, रीड करेंगे। रीड करने के लिए हम READ रीड 2 नंबर को रीड करना है। तो मान लो वो 2 नंबर क्या है, A है और B है। इसको हम रीड कर लिए। ये कलर मान लो हमको चेंज करना है। फिर क्या करेंगे, रीड हो गया 2 नंबर। उसके बाद क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो हम मान लो एक सम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसको सम इक्वल A प्लस B। तो ये क्या होगा, A और B की वैल्यू को एक सम में स्टोर हो जाएगा। मतलब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो एक्चुअल में हमें ऐड करना है। फिर इस ऐड को हमें डिस्प्ले करवाना है, मतलब दिखाना है कि ये मेरा आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, अगला स्टेप डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं हम, सम को। मतलब हमारा रिजल्ट किस में आया है, सम में आया है, तो सम को डिस्प्ले करा रहे हैं। और सबसे लास्ट स्टेप क्या है, स्टॉप, STOP स्टॉप। ये पूरा मेरा जो अभी एल्गोरिदम था 2 नंबर का सम का, उसका सेम हम क्या बना दिए हैं, फ्लो चार्ट डिजाइन किए हैं, फ्लो चार्ट बनाए हैं। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ भी 5 स्टेप हैं, लेकिन इसी 5 स्टेप को हम क्या किए हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किए हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है। अब इससे क्या होगा कि यहाँ समझने में आसानी है, मतलब समझाने में किसी को आसानी पड़ रही है, क्योंकि ये मतलब सिंबल बेस है। तो अगर हम कहीं इस टाइप का इलिप्स देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज किया गया होगा। इस टाइप से पैरेललोग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, या तो हम रीड कर रहे हैं या तो राइट कर रहे हैं, या तो डाटा ले रहे हैं या तो डाटा डिस्प्ले करा रहे हैं। और इस टाइप का रेक्टेंगल टाइप का जहाँ सिंबल हम देखेंगे वहाँ क्या करेंगे, मतलब सोचेंगे कि यहाँ प्रोसेसिंग का काम चल रहा होगा। इतना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो फ्लो चार्ट में सिंबल यूज होते हैं, कुछ इस टाइप का एक कनेक्टर टाइप का यूज होता है। ये कनेक्टर कहाँ यूज होता है, कुछ मतलब कनेक्ट इस टाइप से कनेक्टर का कुछ सिंबल होता है, ये यूज होता है एक्चुअल में। अगर हम डिजाइनिंग में बात कर रहे हैं तो डिजाइनिंग मान लो किसी ग्राफ का, किसी का इस टाइप से कनेक्टर होता है कि मतलब एक एरो लगा है और गोला टाइप का लगा है। तो अगर हम डिजाइनिंग फेज पे करते हैं, मतलब डिजाइन तैयार करते हैं,
तो मान लो एक पेज पे नहीं आ रहा है तो दूसरे पेज पे हम जाते हैं, तो ये लास्ट में ये सिंबल लगाते हैं और स्टार्ट में भी कुछ इस टाइप का सिंबल लगाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये किस टाइप से इसका यूज क्या होता है कि दो पेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह मान लो अगर हमें 5 नंबर का एवरेज निकालने का फ्लो चार्ट लिखना होता तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट है। फिर दूसरा स्टेप कि उस पांचों नंबर को हम रीड करेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या है कि एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, a+b+c+d+e/5 जो सम होता है उसको उसी जितने नंबर को हमें एवरेज निकालना होता है उसी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकल आता है। तो एवरेज निकलने के बाद अब हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करवाने के बाद क्या करेंगे, एवरेज को डिस्प्ले करने के बाद हम स्टॉप करेंगे। तो ये 5 नंबर के एवरेज निकालने का फ्लो चार्ट होगा, जो कि समझ में आ गया होगा। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि 3 नंबर का जो अभी एल्गोरिदम लिखे हैं, दूसरा एल्गोरिदम कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर निकालने का हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम वीडियो को मतलब वीडियो पॉज करके पहले बना लेते हैं फिर समझाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालने का फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी फ्लो चार्ट बनाते हैं या एल्गोरिदम तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि स्टार्ट होता है, START स्टार्ट। इसको हम थोड़ा सा बीच में कर देते हैं, अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या होगा कि हमें क्या करना है, नंबर को रीड करना है, जिस जिस नंबर को हमें कंपेयर करके सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो रीड, मान लो वो नंबर ए है, कामा बी है और तीसरा नंबर सी है। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर को रीड करेंगे। अगर हम नंबर रीड कर रहे हैं, इनपुट मतलब रीड करने का मतलब हम इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट लेने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इस पैरेललोग्राम टाइप का, मतलब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज टाइप का हम क्या करते हैं, हम सिंबल यूज करते हैं। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या है कि तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ए और बी में कंपेयर कर रहे हैं। अगर कंपेयर करने के बाद ए बड़ा आया तो हम ए को सी से कंपेयर कर देते हैं। तो जस्ट इसी को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्या है कि ए और हमें बी में कंपेयर हो रहा है। अगर इसकी ये कंपेयर होने के बाद क्या होगा कि इसकी वैल्यू ट्रू है, मतलब एस है। अगर यस है तो अब हम किस को कंपेयर करेंगे, ए और सी में कंपेयर करेंगे। अगर ए और सी में कंपेयर करने के बाद भी वैल्यू क्या होती है, ट्रू प्राप्त होती है, मतलब एस प्राप्त होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्प्ले किसको करवाएंगे, ए को डिस्प्ले किसको, ए को डिस्प्ले करवा देंगे। अगर दूसरा आप देखते हैं कि अगर ए और बी की कंडीशन ट्रू नहीं आता है, अगर क्या आता है, फॉल्स आता है, तो इससे क्या पता चला कि बी बड़ा है। तो अगर बी बड़ा है तो अब बी और सी में कंपेयर होगा, बी और सी में कंपेयर होगा। अगर बी और सी में कंपेयर होने के बाद अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो क्या यहाँ करवाएंगे, डिस्प्ले बी अगर यहाँ वैल्यू मान लो ये
यहाँ देखते हैं ए और सी में अगर ए बड़ा आता है तो ए को प्रिंट करवाएंगे, अन्यथा हम क्या करेंगे, सी को डिस्प्ले यहाँ करवा देते हैं, डिस्प्ले सी। अब देखिए अगर ये इस कंडीशन की वैल्यू ट्रू नहीं आती मतलब फॉल्स आता, फॉल्स आता मतलब ये कंडीशन सही नहीं है। अगर कंडीशन सही नहीं है तो बी बड़ा नहीं है मतलब सी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, सी को डिस्प्ले करवा देंगे, डिस्प्ले सी। और सबसे लास्ट स्टेप क्या है, स्टॉप है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा एल्गोरिदम, सॉरी फ्लो चार्ट। ये किसका फ्लो चार्ट है कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर निकालने का फ्लो चार्ट है। हम चाहे जो हमारा पहले का फिगर था उसको कुछ हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम एक रेक्टेंगल यहाँ कम बनाएं, देखिए कैसे। अगर बी और सी में कंपेयर कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है मतलब सही आती है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, बी को प्रिंट करवाएंगे, डिस्प्ले बी। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है मतलब ट्रू नहीं है तो यहाँ क्या डिस्प्ले होगा, सी डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले सी। अब देखिए यहाँ कंपेयर होने के बाद ए और सी में अगर इसकी वैल्यू ट्रू आती है तो मतलब डिस्प्ले ए, अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो क्या होगा, सी डिस्प्ले होगा, जो कि हम एक ही रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। पिछले वाले फिगर में हम यहाँ 2 रेक्टेंगल का यूज कर रहे हैं, तो वो भी सही है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लगता है कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट पूरा समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट में क्या डिफरेंस है। तो अगला हेडिंग क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो एल्गोरिदम हमारा होता है वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो कि फ्लोचार्ट क्या होता है कि फ्लोचार्ट क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिदम का। इसमें डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं जो डाटा को शो करने के लिए और डाटा को फ्लो करने के लिए यूज होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीक्वेंस वाइज लिखा रहता है, जबकि अगर हमें किसी को अंडरस्टैंडिंग करना है तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हमें ग्राफ के रूप में समझ में ज़्यादा आता है। तो वो क्या है, फ्लोचार्ट एज कम्पेयर टू एल्गोरिदम ईजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो तीसरा डिफरेंस क्या है कि एल्गोरिदम में हमें टेस्ट का यूज होता है, जबकि फ्लोचार्ट में सिंबल और शेप का यूज होता है। चौथा डिफरेंस है कि एल्गोरिदम डिबग के लिए इजी होता है। डिबग के लिए मतलब क्या हुआ कि जो हमें एरर फाइंड करना होता है तो जो हमें टेस्ट में एरर होता है वो जल्दी दिख जाता है, लेकिन जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसमें एरर आसानी से नहीं डिबग हो पाता है। हम ये प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगला क्या है डिफरेंस की, एल्गोरिदम क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है बनाना, जबकि फ्लोचार्ट क्या है कि ग्राफिकल बेस है तो इसको बनाना क्या होता है, आसान होता है। ये मेन 5 डिफरेंस हैं। ये पिछली बार भी आया है एग्जाम में कि एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट में डिफरेंस क्या है, तो ये पूरा एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट में डिफरेंस है। आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये आज का वीडियो यहीं पे अब हम ख़त्म करते हैं। इसको बंद करने से पहले हम इस वीडियो को QTV पूछ लेते। QTV का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो जो हम क्वेश्चन पूछते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगर 2 नंबर का हमें स्वैपिंग करना है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है A जिसकी वैल्यू क्या है 10 है, और दूसरा नंबर क्या है
जिसकी वैल्यू 12 है। तो स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ कि स्वैपिंग का मतलब क्या हुआ कि स्वैप होने के बाद ए में ए की वैल्यू 12 आ जाए और बी की वैल्यू 10 आ जाए। समझ में आया स्वैपिंग का मतलब कि नंबर इंटरचेंज हो जाए। अगर किसी का 10 आए तो उसी से उसका चेंज हो जाए, तो ये क्या होता है, स्वैपिंग होता है। तो ये स्वैपिंग का हमें एल्गोरिदम लिखना है और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो स्वैपिंग का एल्गोरिदम है वो टोटल कितने स्टेप में होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।